बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के MCQs। बच्चों का ये बड़ा एक मसला है कि जनाब पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, हर टॉपिक क्लियर करवा दिया जाता है, मगर MCQs नहीं आप करवाते। तो आज हम ये साथ कोशिश करने लगे हैं कि हर चैप्टर के एंड में जो आपके बुक वाले MCQs दिए गए हैं पहले उनकी वीडियोज़ बनाएंगे ताकि आपको उनका सही सोल्यूशन मालूम हो सके, और उसके बाद फिर इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर के अंदर से भी MCQs बना के उनको भी एक्सप्लेन किया जाए। MCQs जो होते हैं इनके बारे में ये है कि भाई 4 मल्टीपल यानी आपको 4 क्वेश्चंस उसके दिए गए होते हैं। बच्चे पूछते हैं कि जिसमें चॉइस नहीं होती, चॉइस होती है जी, 75% चॉइस होती है। आपने 3 छोड़ने होते हैं, 1 को टिक करना होता है। वो जो 1 होता है वो एक्यूरेट आंसर देना होता है, 2 बिल्कुल गलत होते हैं, 1 कंफ्यूजिंग होता है जो मिलता जुलता होता है। आइए हम देखेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोशिश करेंगे कि 3 उसके आंसर क्यों नहीं और चौथा क्यों है। तो ये हमारा जो है इस चैप्टर की सीरीज़ का गालिबन 29 लेक्चर बनेगा। इस पूरे चैप्टर के जो है 29 लेक्चर बने हैं। नंबर 1 है जी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। कि स्पॉन्टेनियस जो केमिकल रिएक्शन है वो किसके अंदर, किस सेल के अंदर टेक प्लेस होता है। पहले तो हमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए। वो वाले केमिकल रिएक्शन जो अपने ओन से खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें कोई एक्सटर्नल एजेंट यानी करंट नहीं देना पड़ता, वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। तो वो ये पूछ रहा है कि जी वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, गैल्वेनिक सेल में होता है, नेल्सन सेल में होता है या डाउन सेल में होता है। सादा सी इसकी मिसाल ये याद रखिएगा, जिस सेल को आपको बैटरी से के साथ जोड़कर स्टार्ट करना पड़ता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। वो क्या होता है? जिसको आपको करंट देना पड़े। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट देना पड़ता है, डाउन सेल में करंट देना पड़ता है, डाउन सेल में करंट, गैल्वेनिक सेल में आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं देना पड़ता, बल्कि इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो लिहाजा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन किस में होता है जी? गैल्वेनिक सेल में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जिसका? गैल्वेनिक सेल। अब पता चल गया कि 3 क्यों नहीं है और चौथा क्यों है। नेक्स्ट है जी फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज। जो फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, वाटर यानी पानी का, किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर हम यहाँ ये रिएक्शन लिख लेते हैं, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ जी ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इससे जो बना वो क्या बना जी? H2O। कहता है जी बताएं क्या है ये? रिडॉक्स रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है या डिकम्पोजिशन है? रिडॉक्स। लेकिन कैसे रिडॉक्स हम देखते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं जी हम एसिड बेस रिएक्शन। ये क्यों नहीं है भाई? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना तो एसिड है ना कोई बेस है। एसिड बेस रिएक्शन में तो दोनों चीज आती हैं, लिहाजा ये नहीं हो सकता। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन इसका उलट होता है कि अगर वाटर जो है इस तरह होता, H2O को अगर हम यूं लिखते कि ये H2 और ये O2 में जा रहा है, हम कहते हैं ये डिकम्पोजिशन हो रही है इसकी, यानी वो अपने कंपोनेंट्स में, अपने एलिमेंट्स में अलग अलग सेपरेट हो रहा है। अगर इसको बैलेंस करना है तो ये यूं हो जाएगा, इधर इसको भी बैलेंस कर लें तो ये भी नहीं हो सकता, यानी डिकम्पोजिशन भी नहीं हो रही। अब आ जाए न्यूट्रलाइजेशन पे। न्यूट्रलाइजेशन तो एसिड बेस की होती है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट और वाटर बनता है। इसमें वो तो हम इधर इसको निगेट कर चुके हैं कि एसिड बेस वाला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाके बचा कौन सा? रिडॉक्स। लेकिन रिडॉक्स का भी हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम देखेंगे कैसे रिडॉक्स है। जरा गौर कीजिएगा, जब मैं इसको थोड़ा सा रेस कर लेता हूं। फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी? 0। इसकी क्या है जी? 0। अब ये जो है किस में चला गया? -2 में। और ये किस में चला गया? मतलब 2 है ना, तो ये वैसे +1 होता है, लेकिन ओवरऑल किस में चला गया? +2 में चला गया। अब देखें ऑक्सीजन जो है 0 से किस में चला गया? -2 में। इलेक्ट्रॉन गेन हुए ना। गेन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और ऑक्सीजन जो है, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा आपको सही एक्सप्लेन नहीं कर सके। अब दोबारा देखें, आपका हाइड्रोजन जो है 0 से किस में जा रहा है? +1 में। 0 से किस में जा रहा है? तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये क्या होगी जी? ऑक्सीडेशन। उस वक्त मैंने इधर साइन हाइड्रोजन पे लगा रखा था, उधर से ऑक्सीजन। यहां देखें जी ऑक्सीजन 0 से जा रही है किस में? -2 में। क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम ये कह देंगे ये क्या होगी जी? रिडक्शन। अब किसी एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही हो, ओवरऑल उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। तो लिहाजा जी हमारा आंसर क्या हुआ?
रिडॉक्स रिएक्शन, ये इसको ए को टिक करेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं जी। तीसरा जी कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इनमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, जिसको बिजली देनी पड़ती। अब कौन सा नहीं है जिसमें, गिल्वेनिक सेल। अब देखें डाउन सेल जो है ये भी, इसको भी बिजली देनी पड़ती है, इसको भी देनी पड़ती है, बोथ ए एंड सी वही आगे, इसका मतलब ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। तो फिर कौन सा बचा आपका जी, गिल्वेनिक सेल, क्योंकि इसी के अंदर जो है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मिसाल नहीं है बल्कि ये वोलेटिक सेल की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको हमने टिक कर देना जी, गिल्वेनिक सेल। नेक्स्ट है जी फोर्थ, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द K2Cr2O7। पहले तो ये पता होना चाहिए ये K2Cr2O7 क्या होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट। किसका फार्मूला है जी, पोटाशियम। देखें K से पोटाशियम, डाई का मतलब ये दो के अंदर क्रोमियम आ रहे हैं, उसको पढ़ेंगे क्रोमेट। Cr2O7 ये वाला जो होता है इसको क्रोमेट पढ़ते हैं दोनों को मिलाकर, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसमें कहता है जी क्रोमियम का आप ऑक्सीडेशन नंबर बताएं कि +2 है, +7 है, +6 है, +14। हम कोई तुक्का नहीं लगाएंगे, हम उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि हमने जब न्यूमेरिकल्स किए हैं, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के हमने रूल्स पढ़े हैं कि किस तरह फाइंड आउट करना है। आप उसको सॉल्व करें बकायदा, ऐसे तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये देखें जी K2Cr2O7 है, हम इसको पहले इक्वेशन बना लें। पोटाशियम के 2 एटम हो गए जी, क्रोमियम के इसमें 2 हो गए, और ऑक्सीजन के 7 हो गए =0। अब पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है जी, +1। क्रोमियम का हमने फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन का -2 होता है =0। ये हो गया जी +2, ये 2 क्रोमियम, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें -14, तो ये 2 क्रोमियम जो है प्लस का 12 माइनस का 14, मैथ का सवाल आ गया, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 2 गए, माइनस के 12 =0। अब हमें क्या चाहिए, ये माइनस हो रहा है, इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्रोमियम, ये +12 है, ये 2 जो है इसके साथ इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या हो जाएगा जी डिवाइड। इसको कट करें, 6 2 ज़ार, तो पता चला जी क्रोमियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितना आ रहा है। अब आप बड़े यकीन के साथ इन ABCD में ढूंढें, +6 किसका है, बी ऑप्शन है जी। लो जी, अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी MCQs अटैम्प्ट करने के बाद, पता नहीं भाई उसका 2 था, पता नहीं +7 था, पता नहीं +14 था। जब आप इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे आपको यकीन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि यही आंसर है। और कोशिश किया करें, ये छोटे छोटे जो MCQs हैं जो सॉल्व करने वाले होते हैं, उनको बजाय अंधाधुंध टिक करने के बजाय उसको सॉल्व कर लिया करें। जब आप पेपर में पेपर देने जाएंगे तो आपको आंसर शीट पहले मिल जाती है, उसके बाद आपको जो है ना MCQ शीट दी जाती है, तो आप उस आंसर शीट के आखिरी पेज को एज अ रफ इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग MCQs। बच्चों का ये ख्याल होता है जी वो जो हमें आंसर शीट दी जा रही है उसके ऊपर सिर्फ हमने सब्जेक्टिव पेपर करना है, ऐसा नहीं है भाई। आप जाके हॉल में बैठते हैं, सबसे पहले आपको आंसर शीट तकसीम हो जाती है, वो 20-22 पेजेस तकरीबन होते हैं, तो उसका लास्ट पेज आपको MCQs के दौरान आप एज अ रफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोई घर से पेज नहीं लेके जाना, उसी का आखिरी पेज को डिक्लेयर कर लें, ऊपर लिख दें रफ वर्क, उसके ऊपर कैलकुलेट कर लिया करें। लेकिन क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अक्सर बच्चे हमने देखा है ड्यूरिंग पेपर ड्यूटी के दौरान कि वो बच्चे पेपर के ऊपर ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वो अलाउड नहीं होता, उससे बचना है। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट। ये हमें शुगर सोल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, लाइम सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ये 4 एग्जांपल दी गई हैं। कहते हैं इनमें से बताएं इलेक्ट्रोलाइट जो नहीं है, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे लफ्जों में क्या है जी, अच्छा नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो अपने आयंस में तकसीम नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर हम इनको चेक करते हैं, जो H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम देखें तो ये H आइन और सल्फेट आइन में डिवाइड हो जाता है। अच्छा जी, अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो ये भी सोडियम आइन और क्लोराइड, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये भी जो आयनाइज हो जाए, ये तो आयनाइज हो रहे हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा जी, लाइम सोल्यूशन क्या होता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। अगर हम इसको देखें तो ये कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड ये उसके अंदर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है इसकी भी आयनाइजेशन हो रही है, इसकी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है। इसका साबित ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड भी इलेक्ट्रोलाइट है, लाइम सोल्यूशन भी इलेक्ट्रोलाइट है।
अब क्या बच गया? शुगर। शुगर डिकम्पोज नहीं होता, शुगर जो है अपने आइंस में डिवाइड नहीं होता। अब सवाल क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसके आइंस ना बन सके। तो किसके आइंस नहीं बने? शुगर सोल्यूशन के। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए को टिक कर देंगे। तो बात समझ आ रही है? इट्स ओके जी। नेक्स्ट अगर हम आए, हमारे पास जो है 6th MCQs है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन इज। हमने क्रोजन वाला टॉपिक पढ़ा था, कहते जो बड़ी कॉमन सी जो एग्जाम्पल है जो आपने अपनी बुक में पढ़ी है क्रोजन की, वो कौन सी है? केमिकल डिके। केमिकल डिके का मतलब होता है किसी चीज का केमिकली टूटना फूटना। रस्टिंग ऑफ आयरन, या किसी लोहे को जंग लगना, या रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को जंग लगना, या रस्टिंग ऑफ टिन, या टिन को रस्टिंग लगना या रस्ट लगना। तो हमारी सोसाइटी में कॉमन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। 7वां क्वेश्चन है जी, नेल्सन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर द कास्टिक सोडा विद गैसेस। यहाँ ये उसने इन्फॉर्मेशन दी है, पहली लाइन में हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होकर बैठते जाते, तो नेल्सन सेल में क्या पूछ लिया। पहले वो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उससे आगे जाके वो आपसे सवाल पूछेगा। कहता है जो नेल्सन सेल इस्तेमाल होता है क्या प्रिपेयर करने के लिए? कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ गैसेस बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। कहता कुछ गैसेस उस दौरान प्रोड्यूस होती हैं, आप ये बताएं कि इनमें से कौन सी गैस है जो कैथोड पे प्रिपेयर होती है, जो कैथोड पे जाकर बनती है? क्या क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ओजोन O3 किसका फार्मूला है? ये एलोट्रोपिक फॉर्म होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 3 फॉर्म में पाया जाता है, मोनोटॉमिक अगर O फार्मूला होगा, डाइटॉमिक अगर O2 हो जाएगा, ट्राइटॉमिक अगर O3 हो जाएगा, इसको ओजोन पढ़ते हैं। और ये O2 यानी डाइटॉमिक ऑक्सीजन। हमने ये देखना है कि जब हमने नेल्सन सेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार किया था, किससे तैयार किया था? सोडियम क्लोराइड से, ठीक है जी। और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है, उसमें वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो हुआ ये था, जो वाटर जो होता है H2O, ये डिकम्पोज होता है, आयोनाइज होता है, सॉरी, किसमें? H और OH आइन। अब इसका जो H आइन पे कौन सा चार्ज है जी? तो ये उस सेल के किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा? नेगेटिव चार्ज वाले, यानी कैथोड पे। हमने कहा था जी एट कैथोड। कैथोड पे जनाब ये H आइन जाते हैं और वहां से क्या करते हैं जी? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर हम ये भी 2 ले लें तो ये बन जाता है जी H2। तो पता चला कि यहाँ इसकी क्या होती है? रिडक्शन होती है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होती है? हमेशा कैथोड पे। और वो किसकी हुई है? हाइड्रोजन की। तो कौन सी गैस पैदा हुई कैथोड पे? H2, यानी इसको हम हाइड्रोजन को टिक कर दें। अब समझ आई कि ये क्यों नहीं बने और वो क्यों बना? क्योंकि कैथोड के ऊपर H आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव में होती है। वो वहां जाएंगे, H आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस एट कैथोड। तो कौन सी गैस प्रिपेयर हुई? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब पानी बनता है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट अकर। कौन सी चीज जो है नहीं हो पाती उसमें? हाइड्रोजन जो है, कहता जी, यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर के दौरान अगर हम उसका फार्मूला लिखें, ये H2 + O2 और ये H2O बन, इसके बनने के दौरान क्या कहता जी? ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज होता है, या ऑक्सीजन है जो है ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहता कौन सी चीज नहीं होती? उलट बताना है। हालांकि उसमें हाइड्रोजन हैज ऑक्सीड, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है। हाइड्रोजन क्या होता है जी? ऑक्सीडाइज होता है। कैसे? आइए देख लेते हैं। ये देखें जी, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वैसे +1 होता है। चलो मैं 2 हैं तो 2 लगा लें, लेकिन अंदर हम +1 ही लगाएंगे। और ये -2। अब देखें हाइड्रोजन जो है 0 से किस में गया? +1 में, यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। इसका मतलब ये बात सच्ची है, लेकिन हमने उसका उलट बताना है। आगे कहता है ऑक्सीजन हैज रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन रिड्यूस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? रिड्यूस का मतलब था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखते हैं हम, ऑक्सीजन जो है 0 से किस में जा रहा है? -2। क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड
तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है, वाकई हुई है, ये बात भी सच है। बट हमने उलट यानी झूठ बताना है कि कौन सा काम नहीं होना। तीसरी है जी ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन, वाज़े तौर पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -2 में गया है ना, ये बात भी सच्ची है। चौथी बात कह रहे हैं हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जो दूसरे को क्या करे और खुद क्या करे। तो लिहाजा यहाँ पर जो है हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये इसमें जो है नॉट, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम यहाँ इस डी ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि बाकी 3 तो उसके अंदर क्वालिटीज हैं, ये नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है जी हमारे पास द फार्मूला ऑफ रस्ट इज, बड़ा कॉमन सा है। क्या Fe2O3 था? नो। फेरिक हाइड्रोक्साइड था? नो। फेरिक हाइड्रोक्साइड विद सम वाटर मॉलिक्यूल? नो। क्या था जी? Fe2O3NH2, ये तो बड़ा मशहूर ज़माना है जी। लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl, जब जिंक और HCl के दौरान रिएक्शन होता है द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? हम रिएक्शन लिख के देख लेते हैं जी। पहले तो रिएक्शन लिखे, ये जिंक, ये HCl, इनको रिएक्ट करवाया, ये बन गया जी जिंक क्लोराइड प्लस H2 अलहदा हो जाता है जी, जगह ज़रा शॉर्ट है यहाँ। अब यहाँ देखें जिंक जो है ये क्लोरीन जो है -2 में चली गई यहाँ, क्योंकि ये +2 होता है, वो एक का तो -1 होता है, 2 है तो -2 हो जाएगा, और ये 0 में चला गया। अब जिंक जो है 0 से किस में चला गया? +2 में। इसकी क्या हो गई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब जिंक की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। उसने हमसे क्या पूछा? क्या जी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। अच्छा जी, H पॉजिटिव पे आ जाए। अब H पॉजिटिव जो है यहाँ पे देखें, ये H पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ये H जो है +1 से किस में चला गया? 0 में। किस में चला गया? इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज किए? H पॉजिटिव से H 0 में जा रहा है, गेन किए हैं, उसकी कमी पूरी हुई है। +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा, उसकी अपनी क्या हुई? जिसकी अपनी रिडक्शन होती है, दूसरे की वो क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग। तो H पॉजिटिव क्या एज अ बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर हम इसके आंसर लगाएंगे जी, H पॉजिटिव जो है वो एज अ क्या काम कर रहा है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की रिडक्शन कर रहा है। इट्स ओके जी, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्न फिल जज़ाक।